स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। लखनऊ के कमिश्नर रंजन कुमार का तबादला हुआ। रोशन जैकब को लखनऊ मंडल की नई जिम्मेदारी मिली है, नया कमिश्नर बनाया गया। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई और भ्रष्ट अफसरों पर हुई कार्रवाई। एलडीए के वीसी अक्षय त्रिपाठी का भी ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए के वीसी बनाए गए हैं और साथ ही साथ और भी बड़े अधिकारी हैं। इंद्रमणि पहले लखनऊ के नगर आयुक्त रह चुके हैं। संजय कुमार मीणा गोरखपुर के सीडीओ बनाए गए हैं। अक्षय त्रिपाठी को विशेष सचिव बनाया गया। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव बनाया गया और रोशन जैकब लखनऊ की नई कमिश्नर बनाई गई। रंजन कुमार को लखनऊ कमिश्नर पद से हटाया गया। रंजन कुमार को नगर विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा गिरिजेश कुमार त्यागी को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। कुलदीप मीणा को बिजनौर का सीडीओ बनाया गया है। वंदना त्रिपाठी को नोएडा का विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया, जिनका तबादला हुआ है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। एक और बड़ी खबर है, आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह का तबादला हुआ और सुधीर कुमार सिंह सहारनपुर रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। आईएएस अधिकारियों के साथ में आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। लगातार तबादला एक्सप्रेस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। 11 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। बड़े नाम है। आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह का तबादला हुआ और सुधीर कुमार सिंह सहारनपुर रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। इसके अलावा मेरठ एसएसपी प्रभाकर चौधरी का भी ट्रांसफर हुआ है। प्रभाकर चौधरी आगरा के एसएसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवान का भी ट्रांसफर हुआ। रोहित सिंह सजवान मेरठ के एसएसपी बनाए गए हैं। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज बरेली के एसएसपी बनाए गए हैं और अभिषेक को शामली का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा चारू निगम ओरिया की एसपी बनाई गई हैं और सुनीति कानपुर देहात की एसपी बनाई गई है। अभिषेक वर्मा गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं। ये बड़े नाम हैं जिनको लेकर लंबे वक्त से मंथन भी चल रहा था। मंथन खत्म हुआ, तबादला एक्सप्रेस आगे बढ़ी और 11 आईपीएस 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल काउंटिंग होने वाली है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। पहले स्थान में पैरा मिलिट्री फोर्स, दूसरे में आर्म्ड फोर्स होगी और संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी जो हर हरकत पर नजर रखेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है काउंटिंग का। कल काउंटिंग की शुरुआत होगी, नतीजे सामने होंगे। उससे पहले की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल लोकसभा उपनिर्वाचन की मतगणना यहाँ बलेसा एफसीआई गोडाउन परिसर में होगी। 5 विधानसभाएं हैं हमारी, 5 में 14 टेबल्स होंगी और उन पर मतगणना प्रातः 8 बजे से आरंभ। भारत निर्वाचन आयोग के जो अद्यतन निर्देश हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सुरक्षा सीएपीएफ द्वारा की जा रही है। बाकी सिविल पुलिस के द्वारा भी 2 रिंग्स में हमारे स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जा रही है। इसी प्रकार जो हमारी मतगणना होगी उसमें भी समुचित पुलिस प्रबंध होगा। मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार 3 टियर सिक्योरिटी मतगणना केंद्र की बनाई गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज पहली लेयर में है और आर्म्ड कंपोनेंट जो पुलिस का है वो सेकंड लेयर में और सिविल पुलिस का तीसरा कंपोनेंट प्लस 112 नंबर की पेट्रोलिंग, हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ, ये सब लगी हुई हैं। कल मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होगी। अर्ली मॉर्निंग से ही पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 100 मीटर की परिधि में कोई वाहन किसी प्रकार का नहीं जा सकता है। वहीं रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना नवीन मंडी समिति स्थल पर होगी, जिसके लिए 5 विधानसभाओं की वोटों की गिनती के लिए हर विधानसभा के लिए 14 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए पूरे जिले में 2000 पुलिसकर्मियों के अलावा 5 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री, 2 कंपनी पीएसी और 1 प्लाटून आईटीबीपी के जवानों को तैनाती की गई है।
रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। ये मतगणना रामपुर के नवीन मंडी स्थल में प्रारंभ होगी। आपको बता दूं, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। लगभग 2000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 2 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी सीपीएम की भी यहाँ पर तैनात रहेंगी। इसके साथ ही प्रशासन ने जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली हैं। आपको बता दूँ, रोड मैप समझाने के लिए यहाँ पर ये मैप लगाया गया है, जिसमें कि पार्किंग की सुविधा कहाँ पर होगी, विधानसभा वार जो पोलिंग यहाँ पर जो काउंटिंग एजेंट बैठेंगे वो कहाँ बैठेंगे, इस तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए ये मैप लगाया गया है। तो लगभग प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल लगनी है। 2 आरआई की टेबल लगेंगी, आरओ की टेबल्स लगेंगी। इसके अलावा 2 रिजर्व टेबल रहेंगी, यानी कि टोटल विधानसभा वार 19 टेबल लगनी है, जिन पर की काउंटिंग की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर में कल किसके सर पे जीत का ताज होगा और किस पर हार का वार होगा। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। रामपुर में सपा और भाजपा के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, सुनिए। बहुत हल्का फुल्का मामला है। कल बेहतरीन रिजल्ट आएगा और समाजवादी पार्टी की एक अच्छी जीत रामपुर से फिर होगी, जिसका सिलसिला चल रहा है लगातार। अब से पहले हमने विधानसभा जीती, लोकसभा जीती, इससे पहले विधानसभा का बाई इलेक्शन जीता। वो सिलसिला आगे बढ़ेगा कल, और हम उम्मीद करते हैं कि कल की मतगणना निष्पक्ष होगी, ईमानदारी के साथ होगी। जो जनता का फैसला ईवीएम में कैद है वो अपनी असल शक्ल में बाहर आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। रामपुर का परिणाम तो जनता ने कल दे दिया, परसों 23 तारीख को उसका फैसला हो चुका है। अब तो सर्टिफिकेट मिलना है, किसे मिलता है। मेरे हिसाब से तो जनता ने जो फैसला किया है और जो जनता ने, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर अब की बार इतिहास बदलने का काम किया है 23 तारीख को, मैं समझता हूँ कमल खिलाने का काम किया है। और इतिहास में पहला रामपुर ज़िला होगा कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान या सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है। उनके चेहरे से या उनके बातों से साफ जाहिर हो रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं आज की तारीख में। और हारने के जब आदमी हारता है तो 50 आरोप लगाता है। अभी तो ये बौखलाहट उनकी उस पर दिख रही है, प्रशासन पे। और कल के बाद मुझे लग रहा है ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना जरूर कि ईवीएम हैक कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को जिस रणनीति के तहत मैदान में उतारा था, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव में वो सत्ता पक्ष की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि विपक्ष में होने के बावजूद 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बसपा एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने मुर्मू को समर्थन के ऐलान के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उनके इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। दरअसल विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए हुए मंथन के दौरान ममता बनर्जी ने तमाम दलों की रायशुमारी और बैठकों में बसपा को तवज्जो नहीं दी। जहां सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। वैसे तो यूपी विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन लोकसभा में बसपा के 10 सांसद हैं। मायावती ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का मतलब ना तो बीजेपी और एनडीए के साथ जाना है और ना ही विपक्ष से दूरी, बल्कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के पीछे की वजह है बसपा की विचारधारा और दलितों आदिवासियों के लिए वो आंदोलन जिससे उनकी पार्टी का जन्म हुआ। ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को
विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। मायावती ने भले ही अपनी नीतियों का हवाला देकर बीच के रास्ते पर चलने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ है कि द्रौपदी मुर्मू को उतारकर भाजपा ने विपक्ष में सेंध की जो रणनीति अपनाई थी वो अब काम करती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में प्रधानमंत्री मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। गुजरात दंगों पर पहली बार शाह का चुभने वाला प्रहार। – 2002 में आग किसने सुलगाई, गृह मंत्री ने राज की बात बताई। गुजरात दंगों से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इसी मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के जरिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीसरा सेटेलाइट के एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतने गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया। केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं होता। ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मोदी जी को बहुत सारे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है। मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मढ़ते हुए, निर्लज्जता से मढ़ते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। ये पहली बार है जब गुजरात दंगों पर शाह इस तरह खुलकर बोले। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए और इससे पहले सीएम योगी अक्षय रसोई भी पहुंचे। उन्होंने रसोई का निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी चाइल्ड केयर का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की थी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज पहुंचे शाम को वाराणसी, उसके बाद किस तरीके से सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद की तस्वीर ये है, अक्षय रसोई का निरीक्षण भी किया और चाइल्ड केयर सेंटर का निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ में सीएम योगी नजर आए। और इससे पहले सीएम योगी सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ भी पहुंचे। सीएम योगी ने सुल्तानपुर में पूर्व विधायक सूर्यभान सिंह के घर पहुंच करके शोक संवेदना व्यक्त की। 17 जून को सुल्तानपुर विधायक सूर्यभान सिंह का लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया था। प्रतापगढ़ में सीएम योगी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के आवास पहुंचे। उन्होंने मंत्री की मां की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, सूर्यभान सिंह के घर पर पहुंचे, वहां पर पहुंच करके शोक संवेदना व्यक्त की। और दूसरी तस्वीर है प्रतापगढ़ की, वहां पर भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को समाज कल्याण विभाग निःशुल्क तैयारी कराएगा। यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने दी है। योगी सरकार ने निर्णय किया है कि जिन बच्चों ने यूपीएससी की प्री की परीक्षा पास की है अभी, उनको 2 तरीके से मदद की जाए। वो कहीं भी कोचिंग करना चाहते हैं निजी क्षेत्र में, तो उनको 45,000 रुपये तक का फीस का स्कॉलरशिप दी जाएगी और 10,000 रुपये अन्य खर्चे के लिए, यानी टोटल 55,000 रुपये दिए जाएंगे। शुक्रवार की सुबह मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक हादसा हो गया। ट्रेन के गेट पर लटका युवक यात्रा कर रहा था, तभी अचानक से सिग्नल पोल आ गया, जिससे टकराने से युवक नीचे गिर गया। जौनपुर का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। युवक के काफी चोट उसको आई है कहा जा रहा है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। किस तरीके से हादसा हुआ उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। लटक करके यात्रा कर रहा था, सामने एक पोल आ जाती है, टकरा के वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसको चोटें भी आई, तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। ये सबक लेने वाली खबर है। ये इस तरीके से यात्रा मौत का सफर बन सकती है और इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई की लोकल ट्रेन में इस तरीके से लटक करके यात्रा की जा रही है और भी लोग हैं जो इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। एक जौनपुर का युवक था जो आगे पोल से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। लोकल ट्रेन की तस्वीर है। लोकल ट्रेन से हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं और बेतहाशा भीड़ होती है। इस वजह से लोग यात्रा करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं और अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। यूपी में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। लखनऊ, मुरादाबाद, बहराइच, अयोध्या, औरैया, सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। तस्वीर देखिए आप। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एलडीए की बड़ी कार्रवाई हुई। अहिमामऊ सुल्तानपुर रोड चौराहा पर एलडीए का बुलडोजर गरजा। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बहराइच में भी अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ढहा दिया। सीतापुर, औरैया में भी प्रशासन ने अवैध जो कब्जा किया गया था उस पर कार्रवाई की। ये 6 तस्वीरें बुलडोजर की कार्रवाई की। पीले पंजे की कार्रवाई किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, बुलडोजर किस तरीके से गरज रहा है और शहर शहर अतिक्रमणकारियों पर किस तरीके से हड़कंप है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। राजधानी लखनऊ हो या फिर सीतापुर, हर जगह बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों को उत्तराखंड में प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी कंपनियों ने भी कहा है कि नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। अनुशासन कूट कर भरा होगा। तमाम आज देश के अंदर चलने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सभी कंपनियों ने कहा है कि हम जो भी अग्निवीर आएंगे उन सभी अग्निवीरों को हम अपने यहाँ सेवा देंगे। तो इस प्रकार से, और एक पार्टी है जो नौजवानों को बरगला रही है, जिन्होंने कभी सत्याग्रह देखा नहीं, लोगों के अंदर हमेशा क्रूर यातनाएं देने का काम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। इसके लिए शुक्रवार, शनिवार का दिन तय किया गया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं और इसके साथ ही वो आम जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। में सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पर उतरेंगे, देखेंगे किस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं अलग अलग जिलों में और वहां पर जाकर के शुक्रवार, शनिवार को अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। राज्य के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन तय किया गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सभी 13 जिलों पर समीक्षा बैठकें करेंगे। इसके लिए सचिवालय स्तर से सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। खासकर डीएम को ये कहा गया है कि सीएम के इन दौरों के दौरान सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जाए। जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्तर पर घोषणाएं की हैं, जिला स्तर पर क्या विकास कार्य होने हैं, इन तमाम चीज़ों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फीडबैक लेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये रहने वाली है कि इस दौरान जब मुख्यमंत्री जिलों में समीक्षा बैठक करने पहुंचेंगे तो कॉलेजों के तमाम छात्र छात्राओं से भी मुलाकात करेंगे। उनसे जानकारी लेंगे कि छात्रों के लिए और क्या बेहतर योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं और उनसे ये भी पूछा जाएगा, छात्रों से ये भी जानकारी ली जाएगी कि सरकार राज्य के विकास के लिए और क्या अच्छे कदम उठा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि
मुख्यमंत्री के जिला प्रवास के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खासकर जो जिला अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि मुख्यमंत्री जब जिलों की समीक्षा करने आए, अपनी जो घोषणाएं उन्होंने विधानसभा स्तर पर की हैं उनकी समीक्षा करने आए तो उनको सभी जानकारी दी जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना की। इससे पहले काल भैरव के दर्शन किए, अक्षय रसोई का निरीक्षण किया और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। काशी विश्वनाथ पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन का इनका दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक वाराणसी में ही रहने वाले हैं। तमाम काम हैं, अधिकारियों से उन कामों के बारे में जानकारी लेंगे। पीएम मोदी का आगमन भी हो सकता है, उसके बारे में भी वो जानकारी जुटाएंगे। सीएम योगी का 2 दिन का दौरा अपने आप में बहुत अहम है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।